चलो भाई, स्वागत है आप सभी का शिखर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी जो डेली 20 प्रश्नों की जो श्रृंखला है, 20 या 25 प्रश्नों की जो श्रृंखला है, उस क्रम में मैं आज आपके बीच जीएस के या ये कह लीजिए भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान के 20 प्रश्न, आसान प्रश्न आपके बीच लेके आया हूँ। हमारी जो ये निरंतर श्रृंखला 20 में किन्हीं कारणों से टूट गई थी। यूट्यूब में जो डेली आने की जो श्रृंखला थी हमारी, वो बहुत सारे बैचेज बन गए थे। डिजिटल, दोनों के दोनों डिजिटल बोर्ड बिजी हो गए थे। इसलिए शिखर की हमेशा एक कोशिश रही है कि कुछ ना कुछ दुर्गम क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो ऑनलाइन कोर्स परचेज नहीं कर पा रहे हैं या फिर ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, उन तक भी हमारा कोचिंग पहुंच जाए, चाहे यूट्यूब के माध्यम से पहुंचे। कुछ ना कुछ उनको ऐसे प्रश्न दिया जाए जिनसे वो लाभान्वित हो। और ऐसी फिर से हमने एक स्पेशल एक डिजिटल बोर्ड इसीलिए लाया है, ताकि हम आपको डेली हिंदी हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे जीएस के प्रश्नों से आपको परिचित कराते रहे। तो आज जीएस के में या ये कह लीजिए पॉलिटी के या संविधान के 20 आसान प्रश्नों के साथ आपके साथ हूँ। धीरे धीरे प्रश्नों का स्तर भी बढ़ेगा, प्रश्नों की संख्या भी बढ़ेगी और सब्जेक्ट भी चेंज होते रहेंगे। आशा है कि आप इन सारे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है, चाहे वह हिंदी है, उत्तराखंड है, जीएस है या रीजनिंग है, सबसे लाभान्वित हो रहे होंगे और आगे भी होते रहेंगे। चलिए, आज का जो सेशन है उसमें मैंने पॉलिटी के 20 प्रश्न लाए हैं, आसान प्रश्न है, जिनमें से पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। देखिए जरा, पहला प्रश्न कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? आपको बोल रहा है कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष है उसको कौन नियुक्त करता है? भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करता है, या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करता है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करता है या हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करता है? आपने इन चारों ऑप्शन को देखना है और बताना है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है। जरा बताइए, आसान प्रश्न है। आपको पता है इसका वर्णन अनुच्छेद 316 में, 316 का फर्स्ट कर लीजिए, आर्टिकल 316 में इसका वर्णन है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करेगा। जरा बताइए, इसका सही जवाब होगा भारत का राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बात समझ में? एक होता है यूपीएससी, एक होता है एसपीएससी और एक होता है जेपीएससी। यानी कि इसको बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, ये हो गया स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, और ये हो गया ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो इन दोनों के सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जबकि इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। बात समझ आई? और अगर इनको हटाने का प्रावधान होगा कि कौन इनको हटा सकता है, तो हटाने का प्रावधान या हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है, जबकि इन दोनों को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। ज्वाइंट का मतलब एक लोक सेवा आयोग दो या दो से अधिक राज्यों का लोक सेवा आयोग है, तो उसको बोलते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग हो चाहे यूपीएससी हो, इन दोनों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका राज्यपाल करता है, स्टेट का, जो पर्टिकुलर स्टेट का होगा कोई लोक सेवा आयोग। हटाएगा इन तीनों को इनके पदों से कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, तो पहले प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति। क्लियर हो गई बात? चलिए, हमारे पास दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको बोलते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? यानी कि आपने ये बताना है कि एनडीसी के सदस्य कौन कौन होते हैं। तो ऑप्शन ए है केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, ऑप्शन बी है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री,
ऑप्शन सी है कि सभी राज्यों और केंद्र का मंत्रिमंडल के सदस्य, और ऑप्शन डी है कि संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य। तो आपने बताना है कि सभी इसके सदस्य होते हैं, या केवल ए और बी होते हैं, या केवल ए और सी होते हैं, या केवल ए होता है। आपने इन चारों को ऑप्शन को देखना है और फिर उस हिसाब से आंसर देना है कि एनडीसी के सदस्य कौन होते हैं। जरा बताइए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों के बारे में ये पूछ रहा है। आपको पता है कि एनडीसी की स्थापना एनडीसी की स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952 को, 1952 को एनडीसी की स्थापना की गई, 6 अगस्त 1952। ये एक ऐसी बॉडी है कि जो योजना आयोग, जो प्लानिंग कमीशन था पहले, भले अब नीति आयोग हो गया है, तो प्लानिंग कमीशन ने जो बनाया है ना प्लान, 5 ईयर प्लान, 5 सालों की जो योजना बनाई, उसको अंतिम स्वीकृति देने का काम करती थी एनडीसी। उसके लिए इस बॉडी का गठन किया गया 1952। आपने सदस्यों के बारे में बताना है, बताइए। इसका आंसर होगा कि केंद्र का मंत्रिमंडल, हाँ ये भी होता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही, ये भी होता है। सभी राज्यों और केंद्र का मंत्रिमंडल नहीं, राज्यों का मंत्रिमंडल नहीं होता है। संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य नहीं होते। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए और बी। और आपको बता दें कि 1952 में जब इसकी स्थापना हुई तो केवल राज्यों के मुख्यमंत्री ही इसके क्या हुआ करते थे? सदस्य हुआ करते थे। 1967 के बाद, 1967 के बाद क्या हुआ कि इसके सदस्यों में बढ़ोतरी की गई। इसके सदस्यों में क्या बढ़ोतरी की गई कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ केंद्र का पूरा मंत्रिपरिषद भी इसका सदस्य होगा। केंद्र में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके सभी सदस्य इसके सदस्य होंगे, और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या उपराज्यपाल भी इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। तो 1967 के बाद इसके सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए और बी। और अगर सी ऑप्शन में क्या होता, यूटी के प्रशासक व उपराज्यपाल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी तीनों। क्योंकि वो है नहीं ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ए और बी। चल अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो जरा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद या कौन से अनुच्छेद के तहत मत देने, वोट देने, मत देने मतलब वोट देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। आपने बताना है कि किस अनुच्छेद में हमको वोट देने का अधिकार दिया गया है। देखिए बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है कि हमको वोट देने का अधिकार है हमको, लेकिन कहाँ लिखा हुआ है ये बात पता नहीं। इसलिए ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपके एग्जाम के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा। कॉन्फिडेंस को कैसे? कि समाज के बीच में जिस दिन जैसे पंचायत चुनाव आने वाले हैं, कोई तुमसे बोल देगा कि वोट देने की आयु हो गई कि हाँ हो गई, आप वोट दे सकते हो, हाँ क्यों? तुम बोलोगे मेरा अधिकार है वोट देने का, कहाँ लिखा हुआ? और फिर अगर आपको पता नहीं होगा तो इससे क्या होगा? कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाएगा आपका। इसलिए ये आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा, एग्जाम के लिए तो है ही अनिवार्य। आपने बताना है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324, 325, 326 कि 327? जरा बताइए, जरा बताइए किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, अनुच्छेद 326 में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 326 में लिखा हुआ है कि आपको वोट देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार। पहले वोट देने की आयु 21 वर्ष थी। वोट देने की आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी। फिर 61वां संविधान संशोधन हुआ, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1989 में, और इस 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 से घटाकर आयु कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी। आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, और आपकी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक कितनी भी हो, आपको वोट देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार होगा।
अनुच्छेद 325 इस बात की गारंटी देता है कि जब निर्वाचन लिस्ट या वोटर लिस्ट, वोटिंग लिस्ट बन रही होगी तो उसमें केवल ये देखा जाएगा कि आप भारत के नागरिक हैं और आपकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज्यादा है। वहां पे लिंग, जन्म, धर्म, वंश, मूल ये कुछ नहीं देखा जाएगा, केवल ये देखा जाएगा कि आप भारत के नागरिक हैं और आपकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा है। चलो इसका सही आंसर हो जाएगा 326। अगला देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया? वित्त आयोग की बात कर रहा है भाई, आसान प्रश्न है। वित्त आयोग का काम क्या होता है? वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों का बंटवारा करता है, टैक्सेस का बंटवारा करता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 इसके सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। 5 सालों के लिए राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकता है और यह भी लिखा हुआ है कि 5 साल से पहले भी कर सकता है। 5 साल से पहले भी वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में, 1951 में केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर या केसी नियोगी की अध्यक्षता में। इसका कार्यकाल शुरू हुआ 1952 से 1957 तक। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है 2023 में। अरविंद पंगड़िया की अध्यक्षता में, इसकी अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है 2023 में, अरविंद पंगड़िया की अध्यक्षता। बात समझ में आई? अरविंद पंगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग। अरविंद पंगड़िया एक फेमस पर्सनालिटी है जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 280 में, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 280 में। ऑप्शन में जो और आर्टिकल्स हैं इनके बारे में मैं इसलिए चर्चा नहीं कर रहा हूं कि आने वाले समय में प्रत्येक आर्टिकल्स के बारे में चर्चा की जाएगी। बात समझ में आई? तो जितना लगेगा उतना मैं बता दूंगा। जैसे वित्त आयोग से प्रश्न है तो वित्त आयोग से लगभग सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और बाकी आर्टिकल से बाकी जो ऑप्शन है उनको किसी और वीडियो में क्या बोलेंगे, एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बता दी जाए। क्लियर हो गया? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 280। क्लियर? अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसका संशोधन विशेष बहुमत से किया जाता है? आपने बताना है कि विशेष बहुमत से कहां पर संशोधन किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डीपीएसपी इसको बोलते हैं। आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी को लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 से 51 तक ये मामला जाएगा और संविधान के भाग 4 में है और आयरलैंड से लिया। कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया। बात समझ में आई? संसद में प्रक्रिया के नियम, संसद में जो भी प्रक्रियाएं चलेंगी उनके नियम में विशेष बहुमत द्वारा संशोधन किया जाएगा, या नए राज्यों की स्थापना में, या संसद में अंग्रेजी भाषा का उपयोग में। आपने बताना है कि कहां पर संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है, जरा बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। डीपीएसपी में अगर आपको कोई संशोधन करना है तो अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 है जहां पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। संविधान संशोधन की क्या है? प्रक्रिया है। क्लियर हो गई बात? 368 का फर्स्ट पॉइंट है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। विशेष बहुमत का मतलब होता है प्रेजेंट प्लस वोटिंग का 2/3 और टोटल का 1/2 प्लस। ये जो बहुमत है इसका वर्णन दे रखा है अनुच्छेद 368 के पहले पॉइंट में।
अब अनुच्छेद 368 का सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि ये वाली प्रक्रिया तो होगी होगी, और जब संसद से ये प्रक्रिया हो जाएगी ना, मतलब दोनों हाउसों से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, उसके बाद ये जो बिल होगा ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना पड़ेगा, क्योंकि विशेष बहुमत वाले मामले में राष्ट्रपति बाध्यकारी होता है, राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना पड़ेगा, बाध्य है इस विशेष वाले, जहां पर भी विशेष शब्द लिखा होगा। लेकिन जो दूसरा पॉइंट कहता है कि यह प्रक्रिया जब संपन्न हो जाएगी संसद के दोनों सदनों से, तो राष्ट्रपति के पास जाने से पहले राज्यों के पास जाए, स्टेट के पास जाए, और आधे से एक ज्यादा राज्य ने अगर क्या कर दिया, इस बिल को पारित कर दिया, पास कर दिया, तब यह राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति क्या करेगा, सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है। तब वो कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी, अनुच्छेद 368 के सेकेंड। लेकिन ये पूछ रहा है कि ये दोनों प्रक्रियाएं क्या है, विशेष बहुमत वाली, लेकिन सेकेंड में थोड़ा राज्यों का भी जिक्र है, विशेष बहुमत तथा राज्यों के बहुमत द्वारा संशोधन, ये लिखा हुआ है, और इसमें केवल विशेष बहुमत लिखा हुआ है। तो कहते हैं कि डीपीएसवी में अगर आपको संशोधन करना होगा या मौलिक अधिकारों में आपको संशोधन करना होगा, तो आपको अनुच्छेद 368 के फर्स्ट वाली जो प्रक्रिया है, फर्स्ट वाली जो प्रक्रिया है, इससे आपको संशोधन करना पड़ेगा। बात समझ में? हमारे संविधान में कितने प्रकार से संशोधन होता है, 3 प्रकार से। अगर एग्जाम में आएगा कि संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा 3 प्रकार से। लेकिन अगर वो पूछेगा कि अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में कितने प्रकार से संशोधन हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 प्रकार से। आर्टिकल 361 का क्लॉज फर्स्ट और आर्टिकल 362 का क्लॉज सेकंड। संविधान में पूछेगा तो 3 प्रकार से। एक साधारण प्रक्रिया भी है जिसका वर्णन संविधान में नहीं है, वो एक सामान्य प्रक्रिया है, कानून बनाने वाली प्रक्रिया। लेकिन अगर उसने मेंशन किया क्वेश्चन में आर्टिकल 368, तो 2 प्रकार से होता है। कहां से ली हमने ये प्रक्रिया, साउथ अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। चलो इसका सही आंसर हो जाएगा डीपीएस। अगला प्रश्न देखिए जरा। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल घोषित किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के द्वारा, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल घोषित किया जा सकता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 358, 50? बताइए जल्दी बताओ। बताइए, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। संवैधानिक तंत्र की विफलता है। संवैधानिक आपातकाल का मतलब होता है यहां पर पूरा कंप्लीट क्या होना चाहिए था ये, लेकिन ये ऐसी क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। आपको पता है कि अनुच्छेद 352 में भी आपातकाल है, अनुच्छेद 356 में भी आपातकाल है, और अनुच्छेद 360 में भी आपातकाल है, ये आप जानते हैं। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, इसने ना फाइनेंस इमरजेंसी रखी, इसने ना नेशनल इमरजेंसी बोली, ना इसने प्रेसिडेंट रूल बोला। अगर ये बोल देता है कि राष्ट्रीय आपातकाल तो आप लगा देते 352, अगर ये बोलता कि राष्ट्रपति शासन तो ये लगा देते 356, अगर ये बोलता कि वित्तीय आपातकाल तो आप लगा देते 360। लेकिन इसने क्या बोला, संवैधानिक आपातकाल। इसका मतलब ये कह रहा है कि संवैधानिक तंत्र की जो विफलता है, तो कौन सा आपातकाल लगता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 356। इसी को बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। क्या बोलते हैं इसको, राष्ट्रपति शासन। अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो इसकी सूचना राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को मिलती है। इसकी सूचना राष्ट्रपति के द्वारा, वो राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को मिलती है, और राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति रूल या प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन को लगा देता है। बात समझ में आई? इसका वर्णन 356 में है, 352 में नेशनल इमरजेंसी है, और 360 में वित्तीय आपातकाल है। 358 में लिखा हुआ है कि जैसे ही बल 352 लागू होगा, आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, ये 358 में लिखा हुआ है। चलो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 356। कंफ्यूज नहीं होना है, संवैधानिक तंत्र की विफलता वाला पूछना है। चलो अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा का, इसका मतलब ये जीएसटी की बात कर रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी से संबंधित। आपने बताना है कि कौन से नंबर का वो एक्ट था, अधिनियम था, क्योंकि ये अधिनियम संशोधन अधिनियम था, ये बताना है। क्योंकि अगर बिल होता तो बिल तो 122वें नंबर का था, 122वां ऑप्शन में नहीं है। कभी अगर वो बिल पूछेगा ना तो 122वां है, लेकिन वो एक्ट पूछ रहा है। कौन से नंबर का एक्ट था? 100वें नंबर का था, 101वां था, 102वां था कि 103वां था? जरा बताइए जीएसटी वाला, बताओ। 101वां। ये क्या है? 101वें नंबर का एक्ट है। और अगर वो बिल पूछेगा तो क्या होगा? 122वां। कब लागू हुआ जीएसटी? 2017 में। कितनी दरें हैं इसमें? 4 दरें हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। और दोस्तों आपको बता दूं, एजुकेशन 18%। एजुकेशन में कितना परसेंट जीएसटी है? 18%, 18% जीएसटी। अब एक्ट क्या होता है और बिल क्या होता है? जब तक संसद में कोई क्या बोलते हैं उसके लिए, किसी मामले को लेकर बिल, अच्छा सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनो, मैं यहां अच्छे से समझा देता हूं। यह है संसद। संविधान में संशोधन या कोई भी काम या क्या बोलते हैं उसमें, कोई भी कानून बनाने का अधिकार या फिर संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है। और संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ध्यान से समझना चाहिए। सबसे पहले आपको संशोधन करना है या कोई कानून बनाना है तो उसका मसौदा तैयार करना पड़ेगा, ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा। जब उसका ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा तो ड्राफ्ट तैयार होने के बाद वो संसद में पेश किया जाएगा। तो जैसे ही वो संसद में पेश होगा वो ड्राफ्ट खत्म हो जाएगा और क्या बन जाएगा? बिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बिल। इसी बिल को बोलते हैं विधेयक। हिंदी में क्या बोलते हैं? विधेयक। अब यह बिल लोकसभा में आया, राज्यसभा में आया, राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए, तो जब तक ये लोकसभा से राज्यसभा में जा रहा है, राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास जा रहा है, तो जब तक ये तैरेगा संसद में तब तक ये क्या कहलाएगा? बिल या विधेयक। और जैसे इस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाएंगे ये बिल बदल जाएगा किस में? एक्ट में। आप समझ में आई बात? अब किस में बदल जाएगा? वो एक्ट में बदल जाएगा। इसका मतलब 122वें नंबर का ये बिल था जीएसटी, लेकिन एक्ट कौन से नंबर का बना? 101वें नंबर का एक्ट बना। मतलब 20 के जो 21 बिल थे वो पास ही नहीं हो पाए। अगर वो पास हो जाते तो एक्ट में बदल जाते, लेकिन वो पास ही नहीं हो पाए। इसका मतलब अगर कोई लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा ने अपनी सहमति नहीं दी, गिर गया, यानी कि वो सिर्फ बिल रहा। लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर नहीं किए, तब भी वो बिल रहा, खत्म कहानी। लेकिन एक्ट वही बनेगा जो लोकसभा से भी पास होगा, राज्यसभा से भी पास होगा और राष्ट्रपति के भी सिग्नेचर होंगे, तो वो बिल एक्ट में बदल जाएगा। इसका मतलब कई बिल ऐसे होते हैं जो केवल बिल बनकर रहते हैं, जो एक्ट नहीं बन पाते। तो इसका मतलब तभी तो इसकी संख्या अलग है ना, यानी कि 21 बिल ऐसे आए होंगे ना जो केवल बिल रहे, एक्ट नहीं बन पाए। अगर हर बिल एक्ट बन जाता तो ये विधेयक और एक्ट संख्या क्या होती? बराबर होती। 101वें नंबर का वो बिल भी होता, एक्ट भी होता, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? मूल अधिकार से होने से संबंधित है। 34वां, 85वां, 86वां या 87वां? आसान प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न। बताओ जरा, जल्दी बताओ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। कब हुआ?
2002 में हुआ। और मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 21 का क। और 21 के क में क्या बोला गया? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार बालक का या बच्चे का मौलिक अधिकार होगा। इसी अधिनियम, इसी संविधान संशोधन के द्वारा बीपीएसपी में आर्टिकल 45 में संशोधन किया गया कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य विशेष उपबंध करेगा। ये भी बच्चों से संबंधित है। इसी संशोधन के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य में आर्टिकल 51 के क में 11वां मौलिक कर्तव्य, पहले 10 थे अब 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को कम से कम प्रारंभिक शिक्षा दिलाए। और अभिभावक का मतलब होता है संरक्षक। अभिभावक का मतलब माता पिता, सिर्फ माता पिता थोड़ी होते हैं। अभिभावक का मतलब होता है माता पिता, बड़ा भाई, बड़ी बहन, बुआ, मौसी, जो भी जिसके साथ भी, जिसके संरक्षण में भी वो रह रहा है, वो सब अभिभावक है। क्लियर हो गई बात? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन किस पर भारित होती है? मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन कहां से दी जाती? आपसे ये प्रश्न पूछ रहे। राज्य की लोक सेवा, राज्य की लोक लेखा निधि से, भारत की संचित निधि से, केंद्र की लोक लेखा निधि से, या राज्य की संचित निधि से? आपने बताना है। थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें ना, इसलिए प्रश्न मैंने पूछा है। बताइए जरा, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन कहां से दी जाती है? कहां से दी जाती है बताओ जरा। भारत की संचित निधि से, ऑप्शन बी। अगर ये पूछता कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कहां से दिया जाता है, तो अगर वेतन की बात करेगा तो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, राज्य की संचित निधि से। लेकिन ये पूछ रहा है कि पेंशन, राज्यपाल का पेंशन, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का पेंशन कहां से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। और जबकि वेतन की बात करेगा तो कहां से दिया जाएगा? राज्य की संचित निधि से। क्लियर हो गई बात? तो ये पेंशन की बात कर रहा है तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इनमें से कौन उच्चतम, मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, दोनों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? मतलब आपने ये बताना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या आता है? राज्यों के मध्य विवाद, संविधान के उल्लंघन का संरक्षण, मूल अधिकारों का संरक्षण, केंद्र और राज्य के मध्य विवाद। थोड़ा सा सोचिए जरा इसके बारे में। अच्छा प्रश्न है। आपने बताना है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। जरा बताइए। बताओ जरा। क्या होगा? जल्दी बताओ, आसान प्रश्न है तो। ऑप्शन सी, मूल अधिकार। आपको पता है आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। मौलिक अधिकारों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट को माना गया है, हाई कोर्ट को भी माना गया। मौलिक अधिकारों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों। निम्न न्यायालय को मौलिक अधिकार का संरक्षण नहीं माना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट 226, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32। ठीक है, चलो ऑप्शन से। अगला प्रश्न देखो। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, निलंबित किए जा सकते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा, या कभी नहीं।
मौलिक अधिकार सस्पेंड किया जा सकता है, टर्मिनेट नहीं बोल रहा है, ये सस्पेंड बोल रहा है। टर्मिनेट का मतलब होता है बर्खास्त, समाप्त, और सस्पेंड का मतलब होता है निलंबित। निलंबित का मतलब होता है जब तक उन अधिकारों को सस्पेंड करने या माहौल बना हुआ है, जब तक कार्रवाई चल रही, जब तक जांच चल रही। जरा बताइए। राष्ट्रपति कौन कर सकता है? अनुच्छेद 359 में लिखा हुआ है, जब देश में क्या लगेगी, जब देश में आपातकाल लगेगा तब है। और वो भी कौन सा वाला आपातकाल? अनुच्छेद 352 वाला है, राष्ट्रीय आपातकाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। क्लियर? चलो अगला प्रश्न देखो। अच्छा प्रश्न देखो जरा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, आपको पता है अनुसूचियों की संख्या 12 है। मूल संविधान में 8 थी, 12 जोड़ी गई, 9वीं जोड़ी गई 1951 में पहला संवैधानिक संशोधन, 10वीं जोड़ी गई 1985 में 52वां संविधान संशोधन, 11वीं जोड़ी गई 1992 में 73वां संविधान संशोधन, और 12वीं जोड़ी गई 1992 में 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये 8 मूल रूप से थी, 12 है। तो 8वीं अनुसूची में कौन सी? 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई थी? अंग्रेजी, सिंधी, मराठी, संस्कृत, संस्कृत, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी। अंग्रेजी, सिंधी, हाँ सिंधी तो जोड़ी गई थी लेकिन अंग्रेजी नहीं जोड़ी गई। यहां भी सिंधी भी जोड़ी गई, कोंकणी भी जोड़ी गई, मणिपुरी भी जोड़ी, लेकिन संस्कृत नहीं जोड़ी गई थी बाद में। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये जोड़ी गई बाद में। इसी का सही ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। बात समझ में आई? सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, पहले 14 भाषाएं थी मूल संविधान, फिर एक जोड़ी गई सिंधी, फिर हुई 15, फिर 3 और जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, फिर हुई 18, और फिर 4 बाद में जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, संताली और एक दूसरी थी। बोडो, डोगरी, संताली और बोडो, डोगरी, संताली, एक दूसरी थी मेरे दिमाग से। मणिपुरी, हाँ शायद मणिपुर, संताली, बोडो, हाँ ये थी 4। 18 के बाद 4 जोड़ी गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। मैथिली, संताली, बोडो, डोगरी, ये 4 थे। मैथिली, संताली, बोडो और डोगरी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी एक साथ जुड़ी। मैथिली, संताली, बोडो, डोगरी एक लास्ट में जुड़ी। चलो, भूमि सुधार कौन सी अनुसूची के तहत आता है? आसान प्रश्न, 8वीं, 9वीं, 10वीं की 11वीं, आसान है, बताइए बताइएगा। नो, मैंने अभी बताया ना, पहला संवैधानिक संशोधन 1951 इसके द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया? 41वां, 42वां, 3वां, 4वां। हमारे संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, और वो संशोधन कब हुआ है? उसके द्वारा हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, सोशलिज्म, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और क्या जोड़ा गया? अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए। कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, और वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा। बात समझ गई? चलिए, और 3 शब्द जोड़े गए।
प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, ध्यान रखना बात, अभी तक तो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया? ब्रिटिश संविधान से, भारत सरकार के अधिनियम 1935 से, आयरलैंड के संविधान से, या जापान के संविधान से? बताइए। ये थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, ये थोड़ा विवादित प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारा मैटर कहता है कि जर्मनी के संविधान से लिया गया। अच्छा, वित्तीय आपातकाल यूएसए से लिया गया है, और बहुत कई किताबों में लिखा हो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से भी लिया गया है। जर्मनी से कुछ और भी लिया गया। जर्मनी से बोला गया है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, इसकी पावर राष्ट्रपति के पास होगी। यह प्रावधान हमने जर्मनी से लिया है। लेकिन कई किताबें लिखती कि जर्मनी से भी हमने क्या लिया है? आपातकाल लिया है। और कुछ किताबें, ऑथेंटिक किताबों में लिखा हुआ है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से भी लिया गया है। मेरे हिसाब से 1935 के अधिनियम से लिया गया है, तभी मैंने ये प्रश्न किया। आपको जर्मनी भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आप अगर थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो जर्मनी के संविधान से भी आपातकाल लिया गया है, लेकिन आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार सस्पेंड होते हैं ना, तो उसकी पावर राष्ट्रपति के पास होगी, ये लिया गया है। और बहुत सारी किताबों में आपातकाल भी लिखा हुआ है। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा तो उसको मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या कैसे होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अनुच्छेद 148 से शुरू होगा, 151 तक जाएगा मामला, का पद का सुझाव दिया गया? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, या 1947 का अधिनियम? आपने बताना है कि कैग का जो पद बनाया गया वो कौन से एक्ट के द्वारा बनाया गया। आधुनिक भारत में आपने पढ़ा होगा या पॉलिटी की स्टार्टिंग में एक्ट आते हैं 1773 से लेकर 1935 तक के जो अधिनियम है, उनमें से एक अधिनियम ऐसा बोलता है कि कैग का पद का सृजन किया जाए। वो कौन सा अधिनियम था, आपने ये बताना, जरा बताइए। 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम। और ये 1919 का अधिनियम है ना, ये 1921 में लागू हुआ। लागू कब हुआ था ये? 1921 में लागू। लेकिन एक्ट कौन सा था? 1919 का भारत परिषद अधिनियम। इसका दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव के पद पर थे, और चेम्सफोर्ड उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे या वाइस रहे, इसलिए उन्होंने उनके नाम पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि राज्य के राज्य लोक सेवा आयोग, अब वो एसपीएससी की बात कर रहा है भाई, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, या कोई नहीं? पहले भी जिक्र किया मैंने कि हटा कौन सकता है, बताइए जरा। हटाने का प्रावधान किसके पास है? ये मैंने पहले भी बताया था कि कौन हटा सकता है। सही आंसर बताओ फटाफट। राष्ट्रपति। कौन हटा सकता है? नियुक्त करने की बारी आएगी, अगर वो बोलेगा कि नियुक्त कौन करता है तो राज्यपाल होगा, लेकिन उसने बोला कि हटा कौन सकता है, तो हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास। क्लियर? चलिए राष्ट्रपति पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाभियोग, इंपीचमेंट, महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई? महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में है, और 56 में लिखा हुआ है कि महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। आर्टिकल 56 में पदावधि है ना राष्ट्रपति की, कि उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति 5 साल तक रहेगा, 5 साल से पहले भी उसको अगर मृत्यु हो जाए त्याग पत्र दे दे, या फिर महाभियोग द्वारा हटाया जाए। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो 61 में और 56 में भी इसको लिखा हुआ है। तो प्रक्रिया हमने कहां से ली? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फ्रांस? जरा बताइए, महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से ली? जल्दी बताओ, महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से ली?
अमेरिका से। वेरी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका से। चलो, भारत में बजट किस वायसराय के कार्यकाल में लागू हुआ? बजट ना, किस कार्य, सबसे पहले बजट कब आया भारत में? 1861 में। अब बताओ जरा, केनिंग, डलहौजी, रिपन, एल्गिन, बताइए जरा किसके? जेम्स विल्सन के नाम सुना? जेम्स विल्सन ने लाया था 1861 में। आपको बता दें 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड केनिंग। उस समय भी यही था, लॉर्ड केनिंग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड केनिंग। 1857 की क्रांति के समय वायसराय या गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल के पद पर कौन था? लॉर्ड केनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग, पहला वायसराय लॉर्ड केनिंग। लोगे बात? चलो अगला प्रश्न देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई? हमने नागरिकता कहां से ली है ये पूछ रहा है। नागरिकता का वर्णन कहां है संविधान में? भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल, सिंगल सिटीजनशिप। हम सब लोग सब भारतीय हैं, ना हमारे पास राज्यों की नागरिकता है, ना हमारे पास जिले की नागरिकता है। किसी किसी देश में 13 नागरिकता होती है, जहां पे राज्य, देश और जिले की नागरिकता अलग अलग होती है। किसी किसी देश में दोहरी नागरिकता है, जहां पर देश की नागरिकता भी होती है और राज्य की नागरिकता भी होती है। लेकिन हमारे यहाँ केवल भारत की नागरिकता है, चाहे वो किसी भी राज्य का है। एक राज्य हमारे यहाँ अपवा था जिसका नाम जम्मू कश्मीर था, अब वो भी नहीं है। अब पूरे भारत में एकल नागरिकता है। कहां से लिया हमने एकल नागरिकता का प्रावधान? जल्दी बताओ जरा, आसान प्रश्न है। इंग्लैंड या ब्रिटेन? चलिए अगला प्रश्न। भारत का जो राष्ट्र ध्वज है, जो झंडा है हमारा राष्ट्र ध्वज, उसमें जो चक्र है ना बीच में, वो क्या निरूपित करता है? किस लिए है वो चक्र? गति, सत्य, विकास या भविष्य? जरा बताइए, क्या निरूपित करता है वो राष्ट्र ध्वज? बताइए। वो हमेशा आपको निरूपित करता है सत्य की ओर निरंतर बढ़ते रहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। चलिए अगला प्रश्न देखो जरा, अंतिम प्रश्न है इसके बाद, ये लास्ट सेकंड प्रश्न। क्लियर हो गई बात? धीरे धीरे प्रश्नों का स्तर भी बढ़ाएंगे, क्वेश्चनों की संख्या भी बढ़ाएंगे, प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाएंगे। भारत संविधान दिवस कब मनाया जाता है भाई? आसान प्रश्न। जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949, 1949 को बनकर तैयार हो गया था। जबकि लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसका कारण ऐतिहासिक था। इसका कारण क्या था? ऐतिहासिक था। 1929 का अधिवेशन चल रहा था, जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के। 1929 का अधिवेशन हुआ लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और वहां पर उस अधिवेशन में 29 के अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराकर भारत के लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने के रूप में ऐलान किया कि हर साल हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस बोल रहा हूं मैं, गणतंत्र नहीं बोल रहा। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का लक्ष्य रखा गया हर साल। अब चूंकि जब हम 15 अगस्त को आजाद हुए तो हमने 26 जनवरी की डेट को भूल चुके थे। वो तो बाद में संविधान सभा के लोगों ने कहा कि 26 जनवरी की डेट को हमेशा यादगार करने के लिए संविधान लागू कर दो, तो उस डेट को हम हमेशा याद रखेंगे। बहुत बड़ी, बहुत लंबी स्टोरी है इसके पीछे, कभी बताऊंगा डिटेल में। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को, या 26 नवंबर को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर। और आज का लास्ट प्रश्न है, संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बता रखा है? यूनियन टेरिटरीज के बारे में किस भाग में बता रखा है? आपने ये बताना है। हमारे संविधान में कितने भाग हैं? 22/25 भाग हैं। 22 पहले थे, 3 भाग बाद में जोड़े गए। तो आपने ये बताना है कौन से भाग में यूटी के बारे में बता रखा है। तो